गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ। ये पाठ 6 एक प्रेरणात्मक कथा है जो अमर शहीद भगत सिंह के बारे में है। भारत की आज़ादी के लिए हंस कर मृत्यु का आलिंगन करने वाले वीरों में अमर शहीद सरदार भगत सिंह का नाम अग्रणी है। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बचपन तथा उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। भगत सिंह के जीवन से देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 100 साल पुरानी बात है। बरसात के दिन थे। एक किसान परिवार के लोग अपने खेत में आम के पौधे रोप रहे थे। वहां लगभग 4 वर्ष का एक बालक भी था। अचानक उस बालक को न जाने क्या सूझी, घास के छोटे छोटे तिनके लेकर खेत में गाड़ने लगा। पिता ने उससे पूछा, यह क्या कर रहे हो? बालक ने भोलेपन से उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूं। बालक की बात सुनकर सारे परिवार को सोचकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से बालक के मन में बंदूक की बात आई कैसे। यही बालक बड़ा होकर सरदार भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुम इस बालक के बारे में और अधिक बातें जानना चाहोगे? तो आओ हम तुम्हें इनके बारे में और अधिक बताते हैं। भगत सिंह सरदार किशन सिंह के पुत्र थे। भगत सिंह की माता का नाम श्रीमती विद्यावती था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान में है। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन इनके पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा स्वर्ण सिंह जेल से छूटे थे। इसलिए इस बालक को बड़ा ही भाग्यशाली माना गया। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बंगा गांव की प्रारंभिक पाठशाला में हुई। वे बचपन से ही बड़े होनहार विद्यार्थी रहे। न केवल पढ़ने लिखने में अपितु खेल कूद तथा व्यवहार में भी वे सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए सब लोग उन्हें हृदय से प्रेम करते थे। भगत सिंह के घर का वातावरण देशभक्ति पूर्ण था। इसका बालक भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे बचपन से ही अंग्रेजों से बदला लेने और उन्हें देश से निकाल बाहर करने की बातें किया करते थे। जो सुनता वह उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता। भगत सिंह बचपन से ही बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील यानी अध्ययन में रुचि रखने वाले। उन्होंने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ अनेक उत्तम पुस्तकें प्राथमिक कक्षाओं में रहते हुए ही पढ़ डाली थी। इसलिए बाल्यावस्था में ही वे बहुत ही गंभीर बातें सोचने लगे थे। जब अमृतसर में जलियांवाला बाग का प्रसिद्ध गोलीकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। इस कांड में निहत्थे एवं निर्दोष देशभक्तों पर अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल डायर द्वारा अकारण गोलियां बरसाई गई थी। इस बर्बर गोलीकांड के फलस्वरूप अनेक स्त्री पुरुष मारे गए या घायल हो गए। इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर दिया। वे बस में बैठकर जलियांवाला बाग में पहुंचे। वे वहां से देशभक्तों के खून से सनी मिट्टी ले आए और उसे एक पवित्र वस्तु की तरह संभाल कर रख लिया। उस मिट्टी पर फूल चढ़ाकर उसकी पूजा करने लगे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में भगत सिंह का पढ़ाई छोड़कर गांधी जी द्वारा छेड़े गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने देश प्रेमी छात्रों की टोली बनाई और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के काम में जुट गए। कुछ समय बाद चौरी चौरा स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस के कुछ लोगों को जलाकर मार डाला। गांधी जी ने तब अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपना अहिंसापूर्ण आंदोलन वापस ले लिया। अन्य युवाओं की तरह भगत सिंह को भी गांधी जी की यह बात पसंद नहीं आई। बाद में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। यहाँ के देशभक्त अध्यापकों का भी भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब भगत सिंह ने बीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया तो घर में इनके विवाह की चर्चा चलने लगी। घर भगत सिंह तो देश सेवा का व्रत ले चुके थे। इन्होंने विवाह को देश सेवा के कार्य में बाधक माना। इसलिए वे विवाह से पहले ही घर छोड़कर चुपचाप कानपुर भाग गए। कानपुर में ये श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत सिंह नाम से काम करने लगे। फिर वहीं एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक रहे। कुछ दिनों
दिनों बाद अपनी दादी जी की बीमारी का समाचार सुनकर ये विवाह न करने की शर्त पर घर लौट आए। पर भगत सिंह चुपचाप घर बैठने वाले तो थे नहीं। कुछ दिन दैनिक वीर अर्जुन समाचार पत्र में कार्य किया। क्रांतिकारी नवयुवकों से उनका निरंतर संपर्क बना रहा। भगत सिंह का विश्वास था कि यदि इस देश के नवयुवक आगे आ जाएं, तो विदेशी सरकार यहाँ टिक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वे सभा और जुलूसों के द्वारा जन जागरण के काम में जुट गए। उन्हीं दिनों लाहौर में दशहरे के मेले में किसी ने बम फेंक दिया, जिसमें बहुत से लोग हताहत हो गए, यानी मारे गए या घायल हो गए। पुलिस जानती थी भगत सिंह का क्रांतिकारी है। संदेह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर इनके विरुद्ध कोई प्रमाण न था, इसलिए जमानत पर छूट गए। जेल से छूटकर इन्होंने कुछ दिन डेयरी का काम किया, पर देश सेवा के काम को एक क्षण के लिए भी न भूले। इन्होंने देशभक्त क्रांतिकारियों के विषय में अनेक लेख लिखे, जो देश की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपे। भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को जोड़ने का भी कार्य किया। उन दिनों अंग्रेज सरकार भारत की आजादी की मांग को टालने के लिए नई नई चालें चल रही थी। ऐसी ही एक चाल थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। सरकार ने कहा यह कमीशन सरकार को शासन में सुधार करने के लिए सुझाव देगा। यह कमीशन सन 1928 में इंग्लैंड से भारत आया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और उनके साथियों ने इस कमीशन का विरोध किया। लाहौर के असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स ने प्रदर्शनकारियों पर निर्ममता पूर्वक लाठियां बरसवाई। छाती और कंधे पर गंभीर चोटें आने के कारण लाला जी लगभग 1 माह बाद चल बसे। लाला लाजपत की मृत्यु का समाचार सुनकर देश भर में नौजवानों का खून खौल उठा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल ने योजना बनाकर सैंडर्स को लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने ही गोली से उड़ा दिया। इस तरह लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया। ये सभी क्रांतिकारी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले। लेकिन बाबा जी, दाढ़ी, मूंछ और लंबे केस वाले भगत सिंह को तो पुलिस आसानी से पहचान सकती थी, फिर भी क्यों नहीं पकड़े जा सके? बाबा जी से पूछा गया। बाबा जी बोले, प्रभा, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। सचमुच भगत सिंह का दाढ़ी, मूंछ और लंबे केशों वाला पुलिया लाहौर पुलिस के लिए जाना पहचाना था। वे किसी भी क्षण पुलिस की पकड़ में आसानी से आ सकते थे, इसलिए उन्होंने चतुराई की। दाढ़ी व केस कटा लिए, हैट पहना, अंग्रेजी ढंग के सूट बूट पहने। एक क्रांतिकारी की पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह की नकली पत्नी बनी। उनके छोटे बच्चे को गोद में लेकर ये लोग रेल द्वारा लाहौर से कलकत्ता पहुंचे। इस दौरान उनका प्रसिद्ध साथी राजगुरु फटे पुराने कपड़े पहने उनका नौकर बनकर उनके साथ यात्रा कर रहा था। अब क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि लोगों में उत्साह भरने तथा सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए असेंबली में बम विस्फोट किया जाए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम लेकर पहुंचे। भगत सिंह ने अवसर देखकर एक एक करके 2 बम वहां फेंक दिए। बाबा जी, इन बमों से तो वहां बैठे हुए सब लोग मारे गए होंगे? प्रभात ने पूछा। नहीं, बाबा जी ने बताया, बम जानबूझकर ऐसे स्थान पर फेंके गए जहां से किसी को कोई हानि न हो। इन बमों के धमाकों से सब सहम गए। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। पलक झपकते ही हॉल खाली हो गया। इस भगदड़ के माहौल में यदि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो आसानी से वहां से भाग सकते थे, पर वे निडर होकर वहीं डटे रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें सजा मिले और उनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक नौजवान अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कमर कस के खड़े हो जाएं। वहां उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने बहुत कम शक्ति के बम फेंके थे, जिनमें किसी को कोई हानि न हो।
बम सोच समझकर खाली जगह पर फेंके गए थे। उन्होंने निर्भयता पूर्वक यह भी कहा, स्वतंत्रता सभी लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी जन्म से ही प्राप्त होने वाला अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। क्रांति की वेदी पर मैं अपना यौवन धूप बत्ती की तरह जलाने को तैयार हूँ। अंग्रेज न्यायाधीश पर इस बयान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तभी पुलिस को पता चला कि भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड में भी शामिल थे। इसका भी अलग से मुकदमा चला। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में इसका घोर विरोध हुआ। तीनों देशभक्तों की जीवन रक्षा के लिए अनेक अनुरोध भी हुए, पर अत्याचारी अंग्रेज सरकार अपने निर्णय से टस से मस न हुई। भगत सिंह इतने निर्भीक और साहसी थे कि जेल और फांसी उन्हें विचित्र क्रीड़ा दिखाई देती थी। चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। हर अन्याय का डटकर विरोध करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। जेल में रहते हुए कैदियों को न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भगत सिंह को पुस्तकों से असीम प्रेम था। जेल में रहते हुए उन्होंने अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ी। फांसी लगने से कुछ मिनट पहले तक आसन्न मृत्यु से एकदम निश्चिंत होकर वे रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ने में डूबे रहे थे। सारा देश इन देशभक्तों को फांसी की सजा निर्णय सुनकर दुखी था। भगत सिंह तब भी शांत और प्रसन्न थे। बाबा जी, मरने से तो सभी डरते हैं, क्या सचमुच भगत सिंह फांसी से भी नहीं डरे? प्रभात ने प्रश्न किया। नहीं बेटे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि फांसी से पहले भगत सिंह का वजन घटने के बजाय और अधिक बढ़ गया था। बाबा जी ने उत्तर दिया। तो क्या बाबा जी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सचमुच फांसी दे दी गई? प्रभात ने पूछा। हाँ बेटा, ये तीनों वीर अपने देश की आजादी के लिए 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे में झूल गए। इनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि हम भी इसी तरह अपने देश के लिए बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान करने को तैयार रहें। बाबा जी की बातें सुनकर बच्चों के मुखमंडल पर एक विचित्र तेज झलकने लगा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, सचमुच कितने निर्भीक तथा विलक्षण देशभक्त थे सरदार भगत सिंह। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने देश के लिए बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान हंसते हंसते वे कर दें। जिस तरह से भारत की आजादी के लिए हंस कर मृत्यु का उल्लंघन करने वाले वीरों में अमर शहीद सरदार भगत सिंह का नाम अग्रणीय है। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा बचपन, उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। भगत सिंह के जीवन से हमें देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आप इस कहानी में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप कॉपी में लिखकर याद करिएगा। तो एक बार हम आपको कठिन शब्दों को बतला दे रहे हैं। पराधीन यानी कि गुलाम, हताहत यानी मारे गए और घायल, जन्मसिद्ध यानी जन्म से ही जो प्राप्त हो, साम्राज्यवाद दूसरे देश पर अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए तथा उसे निरंतर बढ़ाते रहने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करते रहने का सिद्धांत, आसन्न मृत्यु यानी पास आई हुई मौत, विलक्षण यानी अद्भुत विचित्र, इनकलाब यानी क्रांति, बाधक यानी बाधा करने वाला, आर्य समाज के सिद्धांत को मानने वाला, न्यायोचित यानी न्याय की दृष्टि से जो उचित हो, उत्सुक यानी उतावले, अध्ययनशील जिसे अध्ययन करने में विशेष रुचि हो। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से चिंतन मनन कर लीजिएगा और कठिन शब्दों के अर्थ को अपने कॉपी में उतारकर कंठस्थ करिएगा।